हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल डिकोड मैथ्स बाय राम सर। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का माहौल है, होली का पर्व चल रहा है, तो होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी बच्चों विद्यार्थियों को, और ख़ासकर उन परीक्षार्थियों को जो 9 तारीख के होने वाले एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उनको अपनी तरफ से पूरा धन्यवाद देते हुए, पूरे आशीर्वाद के साथ कि बच्चे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें, अपना नाम, खुद का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, माँ बाप, पिताजी, स्कूल, टीचर, तो गांव, समाज, ठीक है, क्योंकि आप ही आगे आने वाले इस देश के भविष्य हैं। तो आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, खास करके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि होली तो आते जाते रहेगा, हर साल आता है, अगले साल भी आएगा, बट आप ये जो एग्ज़ाम है यही आपका सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है उन परीक्षार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ना नहीं है प्रोबेबिलिटी में, कुछ ही गिना चुना टॉपिक है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और बेस थ्योरम, और एक लास्ट में आता है रैंडम वेरिएबल्स। इतना ही टॉपिक पढ़ना है। और एनसीईआरटी आप पूरा करके जाइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके जाइए। मात्र 3 एक्सरसाइज है और वो 3 एक्सरसाइज आपको अप टू डेट करके जाना है। कुछ क्वेश्चंस हम एग्जाम्पलर का, या ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पलर्स का ही हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर का सवाल डायरेक्ट आता है, सेम सारा कुछ मतलब डिजिट तक सेम रहता है। तो एनसीईआरटी आप खुद करें, हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी करेंगे, बट मेरा मेन फोकस एग्जाम्पलर पर ही रहेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब देखिए ना, ये नाम से ही पता चल जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये दरअसल ये बेस थ्योरम का फाउंडेशन है। बेस थ्योरम से न सवाल 5 नंबर का आता है, फाउंडेशन ऑफ बेस थ्योरम, जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये वाला पार्ट समझना होगा, क्लियर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक हम लोग प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पूछता है कि अगर कोई हमसे पूछ दिया कि मान लीजिए किंग, जैसे हमारे पास 52 कार्ड है, एग्जाम्पल से समझिएगा, 52 कार्ड है, और हम लोगों को इस 52 कार्ड में से चूज करना है एक किंग कार्ड, है ना, किंग, एक किंग हमको चूज करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हम कहेंगे कि भाई किंग की प्रोबेबिलिटी होगा 4/52, क्योंकि टोटल किंग 4 होता है। किसका किसका भाई, ये तो सब आप लोग जानते हैं, है ना, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, और हमारा हो जाता है क्या, चौथा हमारा है हार्ट का, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों हमारा ब्लैक है और ये दोनों हमारा रेड है। तो कहने का मतलब है कि ये 4 तरह का किंग कार्ड होता है,
है ना। किंग कार्ड हमको सेलेक्ट करना है, चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगा 4/52। लेकिन अगर ये कंडीशन लगा दें, कंडीशन लगा दे कि सेलेक्टिंग आ किंग कार्ड फ्रॉम फ्रॉम फेस कार्ड, फ्रॉम फेस कार्ड, ठीक है, इसी में से फेस कार्ड बोल दिया। मतलब अब जो हम लोगों को, यानी फेस कार्ड हमारा गिवन है, ठीक है, यानी अब जब बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा। ये क्लियर है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 है, और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। मतलब कहने का मतलब है कि हाई चांसेस टू गेट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है, हाई चांसेस टू गेट अ प्रोबेबल वैल्यू, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। यानी थोड़ा और ट्रू वैल्यू के और नज़दीक पहुंचना, और ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा नज़दीक पहुंचेंगे हमारा अनुमान उतनी ही सटीकता से वैल्यू देगा, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। इसका मोटा मोटी अर्थ समझिएगा इसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने से पहले हम लोगों को एक कंडीशन दे देगा, एक कंडीशन लगा देगा, है ना। जैसे इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ रिटन एज P ऑफ दिस। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड एज, इसको ना पढ़ते कैसे, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। इसको लोग पढ़ देता है PA/B पढ़ता है, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इफ इवेंट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। मतलब नीचे वो इवेंट लिखना है जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं, है ना। उस इवेंट के बारे में पहले से हम पता है हम लोगों को। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला है PA अकर्ड B। सिंपली आप ऐसे पढ़ सकते हैं शॉर्टकट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अकर्ड B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और जो नीचे रहेगा ना वही नीचे यहाँ भी लिख लेना है, ठीक है। यानी ये मोटा मोटी बनता क्या है, अगर सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखना चाहें तो A इंटरसेक्शन B कहाँ से, पूरे सैंपल स्पेस से, और B का इवेंट पूरे सैंपल स्पेस से। प्रोबेबिलिटी का यही फार्मूला होता है ना, कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जो सैंपल स्पेस हमारा होता है। ये कट छट के आ जाता है A इंटरसेक्शन B और N ऑफ B, ठीक है। यानी मोटा मोटी जब प्रोबेबिलिटी हम इसका निकालते हैं ना, तो इस प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट हमारा A इंटरसेक्शन B है, जो कॉमन टू बोथ, कॉमन टू A एंड B, उसमें जो नंबर होगा ना वो नंबर सिंपली ऊपर लिख देना है कि कितना एलिमेंट उसमें आया, है ना। अब B में कितना आया वो सिंपल नंबर आपको लिख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ फार्मूला और है, जैसे P ऑफ A यूनियन B, क्या लिखते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये ऑलरेडी हम लोग सेट में पढ़ते हैं, N के फॉर्म है ना, एलिमेंट के फॉर्म में। यहाँ वही चीज़ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, सब में सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ फार्मूला ये है, कुछ फार्मूला और भी आएगा आगे, है ना। तो हम उसका डिस्कशन एक एक करके प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे ख्याल से क्वेश्चन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं है
कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करें। जिसका जितना अभी ज़रूरत है फ़िलहाल उतना ही हम करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लास 12th के बच्चों के लिए बिल्कुल ही नई बात है। ठीक है, चलिए ये कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बन रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम इसमें नहीं करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहले बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 13.1 से बहुत क्वेश्चन हम नहीं सोल्व करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन डैट ई एंड एफ आर इवेंट सच डैट पी ऑफ ई है हमारा 0.6, पी ऑफ एफ है 0.3 एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2। ठीक है, तो फाइंड करना है पी ऑफ ई अकर्ड एफ एंड एफ अकर्ड ई, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये जो हमसे पूछा ई अकर्ड एफ, तो हम लिखेंगे क्या, जो नीचे लिखा है उसको पहले नीचे लिख लिए और ये लाइन हटेगा और इसकी जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, बस यही इसका फार्मूला लगाना है। एफ हमारा दिया हुआ है 0.3 और इंटरसेक्शन दिया है 0.2, जो कि बन जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। और अगर ये वाला पूछेगा तो ऊपर 0.2 होगा, नीचे ई लिखना, ई है 0.6 माने 2/6 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में कह रहा है कि कंप्यूट पी ए अकर्ड बी हमसे पूछ रहा है। इफ़ पी ऑफ बी जो है वो है 0.5 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.32। तो हमसे ये पूछ रहा है, तो P ऑफ ए अकर्ड B क्या लिखेंगे इसको, P ऑफ B और A इंटरसेक्शन B कितना दिया है भाई, तो 0.5 है, यहाँ 0.32 है, तो कितना आ जाएगा ये 32/50 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिख लिए तो कितना हो जाएगा 16/25, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है P ऑफ A दिया है 0.8, B दे रहा है 0.5 एंड B अकर्ड A दिया है 0.4। तो फाइंड करना है फर्स्ट में A इंटरसेक्शन B हम लोग को बताना है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना B अकर्ड A, तो हम लिखें B अकर्ड A, तो नीचे आ गया A और ऊपर हो गया B इंटरसेक्शन A। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A बहुत आर इक्वल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये दिया है 0.4। अब चूँकि हमसे A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है या B इंटरसेक्शन A, जो भी लिखना है लिखिए, इनटू P ऑफ A कितना है 0.8 है ना। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 32/100 यानी 0.32, यह इसका आंसर हो गया। क्लियर है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है A अकर्ड B, फार्मूला क्या जानते हैं हम, जो नीचे आएगा वो नीचे लिखेंगे, ऊपर इंटरसेक्शन लिख देंगे, तो यह आएगा 0.32। अब B है 0.5, इसको 50 लिखे, 32/50 यानी 16/25 इसका आंसर हो गया। क्लियर है।
इसी में पूछ लेगा, यूनियन पूछ रहा है हमसे। अब बताइए, यूनियन जब पूछ रहा है, थर्ड नंबर यूनियन पूछ रहा है, ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है भाई? तो 0.8। बी कितना है? तो 0.5। और इंटरसेक्शन कितना है? 0.32। ये आ जाएगा 1.3 और माइनस 0.32। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना, यहाँ 0 लगा दिए तो 8, 9, 0.98 हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है P ऑफ A यूनियन B इफ़ 2 टाइम्स P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू 5/13, A अकर्ड B 2/5 दिया हुआ। बताइए ये जब फॉर्मूला लगाएंगे P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला क्या है? P ऑफ A, P ऑफ B और A इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला है। A और B तो यहाँ से निकल जाएगा, बट ये कैसे निकलेगा? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन इसमें आता है, इसके फार्मूले में इंटरसेक्शन आता है। क्या आता है भाई? ए अकर्ड B को हम लिखते क्या है? P ऑफ B, जो नीचे लिखा वो नीचे लिखें, है ना, इस तरीके से। अब इंटरसेक्शन जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या उसकी जगह इसको लिख सकते हैं? P ऑफ B, P ऑफ A अकर्ड B। क्लियर है? अब यहाँ दोनों हम जानते हैं, यानी कहने का मतलब है कि P ऑफ A, P ऑफ B, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं P ऑफ B और A अकर्ड B। ठीक है? अब देखिए A अगर P ऑफ B तो यहाँ से पता है 5/13 हो जाएगा, है ना, बट P ऑफ A क्या होगा? 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 5/26। यानी P ऑफ A है 5/26, 5/13 माइनस P ऑफ B है 5/13 इंटू 2/5। अब ये 65 है। अब यहाँ पर 65 एलसीएम नहीं 13। ऐसा करते हैं, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसा करते हैं 5/6 प्लस 5/13 1 माइनस 2/5 लिख लिए, यहाँ से इसको कॉमन ले लिए तो 5/26 प्लस 5/13 इंटू 5 माइनस 2 हो जाएगा 3/5। ठीक है? अब यहाँ से एक कॉमन और कर सकते हैं, 5/13 कॉमन ले लिए इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 3/5। यहाँ भी ले सकते थे 5/13 कॉमन ऊपर में ही, एलसीएम हो जाएगा 10, यानी 5 प्लस 6। ठीक है? 6 5 11 बचे 55, तो 5 इंटू 11/13 इंटू 10, 5 दूनी 10, यानी 11/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये बहुत आसान सा सवाल है, सब 2 नंबर में पूछ सकता है। चलिए देखेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। एग्जाम्पलर का जो भी सवाल है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कैटेगरी का ही रहेगा। देखिए ऐसा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि P ऑफ A दिया है 1/2, B दिया है 1/3, इंटरसेक्शन भी दिया 1/4। ये दोनों आप निकाल सकते हैं, होमवर्क में रह गया, आप घर पर करिए, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। थर्ड और फोर्थ हम करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो सवाल इतना आसान भी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ये आने की चांसेस ज़्यादा है। अब देखिए थर्ड नंबर जो सवाल है वो है A-B, इस तरीके से। ठीक है? A- अकर्ड B। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो नीचे लिखा है उसको तो नीचे भाई लिख लिए, ऊपर क्या लिखते हैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन A- इंटरसेक्शन B।
अब इसका वैल्यू होगा क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है पहले उसको समझिए। इसकी जगह लिखेंगे क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम ये हमारा वेन डायग्राम जो होता है इसको ज़रा देखिएगा, ये x है, ये y है, ये z है, ये a के लिए, ये b के लिए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना है, क्या है ये, देखिएगा ज़रा। a डैश का मतलब क्या होता है, a डैश मीन्स व्हाट, ये a है, ये कंप्लीट क्या है a, तो a डैश का मतलब क्या हो गया, a नहीं लेना है, तो a छोड़ करके ये जो बाहर जितना भी है, ये जो बच गया, ये सब आया a डैश की कैटेगरी में, ये सब टोटल आया ये a डैश, ठीक है। ये रेड वाला क्या है, a डैश, ठीक है। इंटरसेक्शन किसका लेना है भाई, तो B का लेना है। तो B कहाँ है, B ये कंप्लीट है, B जो है ये कंप्लीट है, तो B ये ले ली, ये B है, ये वाला, यानी रेड येलो जो है वो B है। अब बताइए कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें दोनों लाइन हमको मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो हमको पता चला कि ये ओनली B है, ये क्या है, ओनली B के कैटेगरी में आता है, ओनली B। ये पूरा B है, इसमें कुछ पार्ट A का भी है, बट ये ओनली B है जो सिर्फ Z है। Z का मतलब क्या हो गया कि y प्लस Z में से y हटा दिए, ओनली B इज़ नथिंग बट इक्वल टू Z। और Z का मतलब क्या हो गया कि y प्लस Z में से y को हटा दिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमको इसका प्रोबेबिलिटी लिखना होगा तो y प्लस Z क्या है भाई, तो B है, कंप्लीट B है, माइनस और y क्या है, इंटरसेक्शन, y क्या है हमारा, इंटरसेक्शन। कहने का मतलब है कि क्या हम ऊपर में जो लिखा है उसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं क्या, बताइए, ये लिखा जा सकता है। तो बना क्या, यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको सेपरेट किया जाए, सेपरेट अगर करें तो 1 मिलेगा, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई B, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं A अकड B, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर नीचे B है, इंटरसेक्शन है दोनों का, तो इसको A अकड B भी लिख सकते हैं। तो अगर ये हमको पता होता तो हम डायरेक्ट यहाँ रख के आंसर ले आते, क्योंकि इसको पता हम किए नहीं हैं तो इसमें इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है, 1/4 है, डिवाइडेड बाई B कितना है, 1/3 है, तो देगा क्या, 3/4, डेट इज़ 1/4। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ दोनों पर डैश डैश आया। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखना है ज़रा अच्छे से। यही समस्या होता है, फार्मूला बनाना, ठीक है। अब इसको रटिएगा, नहीं रट पाइएगा भाई एग्ज़ाम में गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, ठीक है। रटिएगा तो नहीं होगा, समझ समझ के बनाइएगा तो फार्मूला बनाने में भी बहुत समय नहीं लगता है, नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समय भी। क्लियर है, चलिए इसको देखिए ज़रा। A डैश क्या है हमारा, A डैश तो अभी बनाए हमको A डैश इंटरसेक्शन B डैश के लिए लिखना है। A डैश तो रेड वाला बना दिए, B डैश क्या होगा, ये येलो वाला हटा रहे हैं हम। ज़रा ध्यान दीजिएगा,
अच्छा एक नया फिगर ही बना लेते हैं, छोड़िए हटाइए भाई, इतना क्यों टेंशन लेना है। ए बी एक्स वाई जेड, चलिए ए डैश बनाना है। ए डैश को हम इससे डिनोट कर रहे हैं ऑरेंज कलर से, देखिएगा ज़रा। ए डैश मतलब क्या है, ए को छोड़कर जो बच गया ये हो गया ए डैश, ये है हमारा ए डैश। अब आते हैं बी डैश, जिसको हम येलो से डिनोट कर रहे हैं। तो बी डैश मतलब क्या, बी को छोड़कर, अब बात किसका हो रहा है भाई, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट। देखिए कॉमन पार्ट क्या है, अब आप देख पा रहे होंगे कि बाहर बाहर कॉमन मिला, ये सब कुछ भी कॉमन नहीं मिला, बाहर बाहर कॉमन मिल रहा है। बाहर बाहर कॉमन मिला, इसका मतलब क्या हो गया, पूरे बाहर बाहर कॉमन है, इसका मीनिंग क्या हो गया, सैंपल स्पेस की बात। ये कंप्लीट क्या है हमारा, ये कंप्लीट क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से ये बीच वाला माइनस कर रहा है, मतलब ये यूनियन इसको बोलते हैं ना, ए यूनियन बी, इस कंप्लीट को बोला जाता है। तो इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, यूनियन को, है ना। बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, ये कंप्लीट होता है ए यूनियन बी, और कंप्लीट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी। अगर यही नंबर हमको लिखना होता तो ये नंबर में ऐसे लिखते हैं ना, सेट में एन ऑफ एस माइनस ए यूनियन बी, यही ना होता, एस हो गया यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं। अब चूंकि ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी बन गया इसका। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय दिस, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये आपको फाइंड करना है, तो यूनियन फाइंड आसानी से कर सकते हैं भाई। यूनियन के फॉर्मूले में दिस प्लस दिस माइनस दिस, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है भाई 1/2, 1/3 माइनस 1/4, 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12। तो 2 छक्के 3 चौके 4 तिहाई, 6 4 10 में से 3 गया 7, 7/12 हो गया। यानी ये आएगा 1 माइनस 7/12 डिवाइडेड बाई बी हो गया 1/3। 12 में से 7 गया 5/12 डिवाइडेड बाई 1/3, यानी 5/12 गुने 3, 3 सबसे क्या हो रहा है ये, इसमें क्या है ना, एक मिस्टेक हो गई, बी डैश नीचे आएगा ना, यहाँ बी डैश है तो बी डैश नीचे आएगा। बी डैश, अगर बी हम लोग को पता है तो बी डैश कैसे निकालते हैं, जैसे बी डैश कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1/3 जो कि बन जाएगा 2/3। तो ये बन गया 1 माइनस 1/3 डेट इज़ 2/3। तो यहाँ आ गया 2, 3 चौके 12, यानी 5/8 इसका। देखिए गलती कैसे हम पकड़े, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा था डिनोमिनेटर से, अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 1 के बीच में होगा, 0 होगा या 1 होगा। इसी से हमको आभास हो गया कि मिस्टेक हमसे हो रहा है। चूँकि यहाँ बी डैश था तो यहाँ बी डैश आएगा, जो नीचे है वो नीचे लिखना है, और ऊपर लिखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। बी डैश, यहाँ बी डैश, बी दिया है 1/3, बी डैश होगा 1 माइनस 1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये सवाल पूछ रहा है क्या, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई जो है हेड ऑन थर्ड टॉस, पहला जो इवेंट है ई वो हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, सेकंड एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड।
थर्ड में एटमोस्ट 2 टेल्स एटलीस्ट 1 टेल। चलिए, सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी का सवाल आए ना, सैंपल स्पेस ज़रूर लिखना है। बिना सैंपल स्पेस लिखे हुए हम क्वेश्चन प्रोसीड नहीं करेंगे। सैंपल स्पेस लिखना किसका है? हमको लिखना है एक कॉइन का जिसको 3 बार टॉस किए हैं। 3 कॉइन को एक बार टॉस करें या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करें, सैंपल स्पेस सेम ही बनेगा। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा 3 कॉइन का, इसका बनेगा कॉइन में फिक्स क्या है? हेड और टेल, जो 2 फिक्स होता है, ऊपर होता है नंबर, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होगा उस सैंपल स्पेस का वो 8 होगा, ठीक है ना। यानी टोटल 8 एलिमेंट्स उसमें आएगा। अब देखिए ज़रा, अब करना क्या है, लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए 2 का तो सब लोग को आता है, तो 2 का पहले लिख लीजिए हेड हेड, हेड टेल, फिर टेल हेड, टेल हेड। इसी को फिर से रिपीट करना है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये टेल टेल हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 8 होता है तो 8 लिख लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब करना कुछ नहीं है, पहले 4 में सब के लास्ट में हेड लगा देंगे, अगले 4 में सब के लास्ट में टेल लगा देंगे, बन गया 8, हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखिएगा ज़रा। ई क्या बोला? हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ई का लिख लेते हैं सैंपल पॉइंट, पहले लिख लेते हैं हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पर हेड कहाँ कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4, बस और कहीं नहीं है। तो क्या क्या लिखेंगे? एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच। एफ क्या हो जाएगा? एफ, एफ लिखना। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 सोर्सेज, पहले 2 पर हेड आना चाहिए। तो 1 2, बस यही 2 है जिसके पहले 2 पर क्या है? हेड है। तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ठीक है। पूछ क्या रहा है? ई अकट एफ। अब ई अकट एफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं ई अकट एफ का, कि नीचे लिखते हैं एफ और ऊपर लिखते हैं इंटरसेक्शन। ये फार्मूला तो तीनों के लिए कॉमन होगा। तो पहले वाले का आंसर हमको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा ज़रा। एफ नीचे वाला होता है तो नीचे एफ में 2 सैंपल पॉइंट है तो नीचे सिंपली 2 लिख लिए। ऊपर क्या होगा? तो इंटरसेक्शन ज़रा बताइए कि दोनों में इंटरसेक्शन है कौन? ये और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, बाकी कॉमन नहीं है। तो यहाँ आ गया एच एच एच, जो कि एक ही है तो 1 यहाँ लिख दिया, आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जिसको मिनिमम भी बोला जाता है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से, जिसको मैक्सिमम कहा जाता है। मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, ठीक है। चलिए, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड तो होगा ही होगा, 3 भी हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम 3 होना है। तो 2 हेड तो होगा ही होगा, तो 2 वाला देख लीजिए पहले, 1 2 और 3, ये भी होगा 4। तो क्या क्या आएगा? पहले 2 लिख लेते हैं, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, और लास्ट में लिखेंगे 3 का। एफ का लिखना है एटमोस्ट 2 हेड, माने ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा,
एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी 3 नहीं होगा। तो इसको छोड़ करके ना सब आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 होगा। एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसको कोई बोला कि आपके पास मैक्सिमम 10 रुपया है, तो 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, 10 से कम हो सकता है या हो भी नहीं सकता है ना। तो 3H छोड़ करके ना सब आ जाएगा इसमें। तो HTH, THH, TTH, HHT, HTT, THT, TTT। चलिए इंटरसेक्शन बताइए, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो होगा जो दोनों दो हेड वाला इंटरसेक्शन, 1 2 3, ये नहीं होगा क्योंकि HH इसमें नहीं है। 2 हेड 2 हेड 2 हेड, इसमें भी मैक्सिमम 2 होगा। तो कॉमन जो हुआ वो आ गया HTH। देखिए HTH यहाँ भी है, यहाँ HTH है, यहाँ भी HTH है, THH है, THH है, HHT है, HHT है। अब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो HTH, THH, HHT। अब बताइए इसमें सैंपल पॉइंट कितना, 3। इसमें नीचे का तो बदलेगा नहीं, वो अभी भी F F F नीचे बदलेगा। F है 7, यहाँ F है 7, फार्मूला नहीं बदलेगा। यहाँ F है 7, टोटल 8 में से एक नहीं है, और कॉमन मिला 3, तो आंसर आ गया 3, हो गया। चलिए इसमें इसको आप बना सकते हैं, बना करके देखिएगा। ये होमवर्क है, घर पर बना करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। सब क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 बार फेंके। डाई में फिक्स क्या होता है, 6 डिजिट फिक्स होता है 1 से लेकर के 6 तक। इसका फार्मूला क्या बनेगा, 6 की पावर n। n बताता है नंबर ऑफ थ्रोज को, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ थ्रोज 3 है, यानी यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 3, डेट इज़ 216। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गया इसका। तो ई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पर 4 आना चाहिए। थर्ड टॉस पर 4 कब कब आएगा, 1 1 4, ठीक है। फिर कब आएगा, 4 लास्ट में कब आएगा, जैसे 1 1 4, फिर आ जाएगा आपका 1 2 4, मतलब एक 1 यहाँ फिक्स कर दिए, 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, इस तरीके से, यानी 4 को फिक्स कर दिए। 3 जो वैकेंट प्लेस हमारा है इसमें 4 को फिक्स कर दिए। तो 4 अगर ये फिक्स है तो ये दोनों बच गया। अब ये दोनों पर क्या होगा, 6, मेरे पास टोटल 6 डिजिट है, तो 6 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं और 6 तरीके से इसको भी फिल कर सकते हैं। परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि थर्ड नंबर के टॉस पर 4 हमको चाहिए, यानी 4 डिजिट को, ये डिजिट है, बेस नहीं, तरीका नहीं है, डिजिट है। ये जो 4 डिजिट है वो उसको फिक्स कर दिए। तो बाकी जो बच रहा है हमारे पास 1 से लेकर 6 तक, ऐसा तो नहीं बोला है कि पहले दोनों पर क्या होना चाहिए, पहले दोनों पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो इसको 6 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 6 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका थ्योरम लग जाएगा उसका, परमुटेशन का, क्लियर है। तो यहाँ पर 6 × 6 को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। यानी यहाँ से जो निकल करके बाहर आएगा वो आएगा टोटल 36। समझ आया, क्लियर है ना। नेक्स्ट हमारा F है। F में क्या, 6 and 5 अपीयर्स रिसेप्ट। अब बताइए कि टोटल 3 वैकेंट है, 6 और 5 तो फिक्स हो गया। ये बोला ना 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 पर 6 5 हमको चाहिए, मतलब इसको फिक्स कर दिया। तो बाकी जो 6 डिजिट है उसको हम इसको 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया 6 5 4, 6 5 1 और 6
5 6 ये टोटल होगा 6। अच्छा, इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है इसमें? इंटरसेक्शन पार्ट होगा 6 5 और 4, ये इंटरसेक्शन पार्ट, क्योंकि ये 6 5 4 है, 6 5 यहाँ भी आएगा, तो ये फिक्स पार्ट है हमारा। मतलब अगर इसका हमसे ई अकड एफ पूछ लेगा, यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ई अकड एफ पूछ रहा है, तो एफ है हमारे पास टोटल 6 है, इंटरसेक्शन है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए हमने टी शर्ट बदल लिया है, क्योंकि होली है तो नया टी शर्ट पहन लिए हैं, तो पहले पुराना पहन कर ही पढ़ा रहे थे, तो सोचे कि नया कपड़ा पहन लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, है ना। कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, 3 लोग हैं, माताजी पिताजी, उनका बाल बच्चा है, सब एक ही बेटा है, वो एक लाइन में से खड़ा है पिक्चर क्लिक करवाने के लिए, है ना। तो कह रहा ई सन ऑन वन एंड बोला। अब बताइए कि सबसे पहले लिखिए इसका सैंपल स्पेस, है ना। चूँकि 3 अलग अलग लोग हैं, तो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब 3 डिफरेंट थिंग्स को अगर आपको अरेंज करना हो तो 3 फैक्टोरियल, n डिफरेंट थिंग्स को अगर अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। चूँकि 3 अलग अलग लोग हैं, रिपीटिशन है नहीं, तो 3 फैक्टोरियल, मतलब इसका सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा 6, टोटल आएगा 6, 3 फैक्टोरियल 6 आएगा क्या भाई। तो पहले माता जी को यहाँ रख लीजिए और इन दोनों को चेंज करिए जगह, सन और फादर को, यानी m को फिक्स कर लिए। अब f को फिक्स कर लीजिए, अब s m और ms को जगह चेंज कर लिए। अब s को फिक्स कर लेंगे तो फादर और मदर अब अपने अपने जगह को बदलेंगे। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन आता है, सबसे क्वेश्चन किसी भी तरह का रहे, सैंपल स्पेस ज़रूर लिखना है। बिना सैंपल स्पेस का क्वेश्चन नहीं बनता है प्रोबेबिलिटी का। चलिए, ई के लिए सन ऑन वन एंड बोला। अब एंड मतलब कि यहाँ एंड, ये भी एंड पोजीशन है, 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 मतलब सबसे किनारे खड़े हैं। तो किनारे इधर भी हो सकता है, किनारे वहाँ भी हो सके, तो नहीं बोला कि लेफ्ट या राइट। तो 3 चीज़ हम यहाँ पर 3 सैंपल पॉइंट आया, MFS, FMS, SFM, SMF। F के लिए क्या लिखना है, फादर इन मिडिल। अब बीच में पिताजी यहाँ पर हैं और कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। तो MFS सैंपल स्पेस लिखिएगा ना तो क्लैरिटी दिखेगा। ये हो गया, ठीक है। हमसे पूछा है, फिर यहाँ वही सवाल है, ई अकड एफ। अब बताइए ई अकड एफ का फार्मूला क्या आता है। एफ को नीचे लिख लिए और ऊपर लिखे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया भैया, कॉमन बताइए। तो जो सन वन एंड पर है, ये दोनों में है। MFS यहाँ भी है, SFM यहाँ भी है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना आया भाई, तो 2 आएगा, ये भी 2 है, तो आंसर आया 1। 1 तो हो सकता है, 1 आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। मिला जुला करके 2 डाइस हमारे पास है, बस कलर अलग अलग है, एक ब्लैक है और एक रेड है, ठीक है ना। तो ब्लैक और रेड डाइस है, तो है तो 2 डाइस, तो जो सैंपल स्पेस होगा उसमें 36 आएगा, है ना, पेयर बनेगा। क्लियर है। तो मान लीजिए कि पहला वाला जो है, जो मान लीजिए कि जो पहले है वो ब्लैक है और जो बाद में है वो
रेड का पेयर, रेड कलर का है, ठीक है ना। जब दो सेम सेम होता, ब्लैक रेड ऐसा नहीं लिखा रहता, दो डाइस रोल्ड बोलता, तो दोनों सेम ही कलर का लेते। बट ब्लैक रेड खाली कलर अलग है, बस चीज़ वही है। जैसे 1 1 लिखें, जैसे हम लिखें 1 1 1 2 1 6, और फिर यहाँ लिखें 6 1 6 6 तक। तो पहले जो भी लिखा है वो ब्लैक के लिए, दूसरा वाला रेड, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, इस तरीके से टोटल हो गया 36। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 बोल रहा है। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन A5, तो मान लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या सम ग्रेटर देन 9, और बी कैसा इवेंट है भाई, तो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन A5। चलिए, तो ए में क्या क्या लिखना है, सम ग्रेटर देन 9। अभी ब्लैक डाई नहीं बोल रहा है, ब्लैक और रेड नहीं बोला है के लिए, बस सम 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 6 तक 7 देता है, 2 6 तक 8 देता है, यानी शुरू कहाँ से करेंगे, 3 5 भी 8 देगा, 3 6 लिखेंगे। पहला होगा 3 नहीं ग्रेटर देन 9 बोला, तो 3 6 भी नहीं होगा, शुरू होगा ये 4 6 से, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, क्योंकि 6 3 9 देगा। 9 से हमको बड़ा चाहिए। बी में क्या लिखें, बी में लिखना है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन A5। ब्लैक हम मान के इसको लिए, जो पहले वाले को ब्लैक माने हैं, और उसमें 5 आना चाहिए। तो 5 से क्या क्या बनेगा, 5 1 5 2 5 3, कहाँ तक जाएगा, यानी पहले नंबर पर हमने ब्लैक को सिलेक्ट किया था, यही इतना आने की चांसेस है। हमसे पूछा गया, ए अकड़ बी पूछ रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, गिवन पार्ट है। नीचे जो लिखता है ना वो गिवन पोर्शन होता है। तो यहाँ लिखे बी, यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए, बी में कितना है, 6 है टोटल। इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा, इंटरसेक्शन पार्ट होगा कि शुरू में 5 आना चाहिए। तो देखिए ये भी 5 है और ये भी 5, बस यही 2 है, 5 यहाँ भी है, लेकिन ये रेड है, हमको ब्लैक चाहिए, तो ये दोनों हो गया, यानी 2 लिख लिए। यानी आ गया कितना, ये 1/3, इसका आंसर हो गया 1/3, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाएंगे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो ए एक इवेंट मान लिए, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8, अब बी इवेंट मान लिए, बी रेड डाई, यहाँ बोला रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4 बोल रहा है। तो ए में क्या क्या लिखेंगे, सम 8 आना चाहिए, अभी नहीं बोला है कि ब्लैक 8 आना चाहिए सम, तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो 1 6 नहीं होगा, 2 6 होगा, 3 5 होगा, 4 4 होगा, 5 3 होगा, और 6 2 होगा। बस ये हो गया, जिसका सम 8 आएगा। बी लेना है, तो रेड बोला, तो हम इसको ब्लैक माने हैं ना, ये रेड है। रेड मतलब कि लेस देन 4 होना चाहिए, यानी सेकंड वाला लेस देन 4 होना चाहिए। तो 1 1 1 2 1 3, 1 4 नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से 2 1 2 3, इसी तरीके से 3 1 3 3 तक,
फिर 4 तो रेड है, ब्लैक है शुरू में तो लेंगे 4 3 तक, 5 भी लेंगे 5 3 तक, 6 भी लेंगे 6 3 तक। यानी सेकंड पोजीशन पर जो नंबर है ना, डिजिट है, वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो 3 3 का पेयर 6 को बना है, 6 3 18 है, टोटल 18 है, इसका संख्या जो है वो 18 है। चलिए इंटरसेक्शन बताइए, इंटरसेक्शन क्या है? बोले 8 आना चाहिए जोड़ करके, तो 5 3 में मिलेगा, 4 4 में वहाँ नहीं मिलना, 4 4 है ना, 6 2 मिलेगा, यानी 5 3 और 6 2। तो अब अगर इसका हमसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा ए अकड बी, तो क्या लिखेंगे? नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा हमारा 18, इंटरसेक्शन है 2, तो बन गया 1/9। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एज्यूम डैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट both are girls given that the youngest is a girl, at least one is a girl। चलिए हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ किसका रहा है? किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? बोथ आर गर्ल्स का पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये मतलब ये इसका हमसे पूछ रहा था, ये न्यूमरेटर में होगा। ये लिखते हैं ई अकॉर्ड एफ, तो ई ऊपर वो इवेंट लिखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना होता है। गिवन में क्या है? द यंगेस्ट इज ए गर्ल, सबसे पहले बनाना है सैम्पल स्पेस। अच्छा, 2 बच्चे की बात कर रहा है, ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वल लाइकली टू बॉय और गर्ल, तो सबसे पहले बनाना है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? दोनों लड़का हो सकता है, एक लड़का एक लड़की, फिर गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। ये बिल्कुल हेड और टेल सैम्पल स्पेस जो होता है ना, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है ना। तो सेकंड पोजीशन पर जो हम लिखे हैं वो छोटा यंगर को डिनोट कर रहा है, और जो ये यंगर को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एल्डर को, यानी जो पहले पोजीशन पर है वो एल्डर है, यानी बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई छोटी बहन, बड़ी बहन छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन। इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ हम लिख लिए। चलिए फर्स्ट में आते हैं। तो ई इवेंट क्या है? ई इवेंट दोनों के लिए कॉमन है, ये एफ अलग अलग हो जाएगा। ई इवेंट, मान लीजिए लेट ई बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, यानी फर्स्ट केस में, यानी फर्स्ट केस नहीं, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, तो बोथ आर गर्ल्स का मतलब जी और जी हो गया। अब आ जाइए पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में एफ क्या है? यंगेस्ट इज ए गर्ल, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो दोनों के लिए कॉमन, बस कंडीशन चेंज कर दिया। पहले में कंडीशन लगा दिया कि यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब लगता है ना, तो प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है, आप ज़्यादा एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाते हैं। यहाँ सैंपल स्पेस ज़्यादा होता है, यहाँ थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप एफ में आए हैं तो एफ का मतलब यंगेस्ट इज गर्ल का मतलब क्या हो गया? सेकंड पोजीशन पर गर्ल कौन कौन है? बी जी है और जी है। ठीक है, ये हो गया। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ दिया ई अकॉर्ड एफ, तो क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ लिखेंगे एफ, यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन। नहीं, अब बताइए कि इंटरसेक्शन क्या लिखना है? ई इंटरसेक्शन एफ होगा क्या? इसमें और इसमें कॉमन क्या है? तो जी और जी कॉमन है, मतलब इसका जो आंसर आएगा नीचे आएगा 2, एफ है 2, इंटरसेक्शन है 1,
तो आंसर आया 1/2। क्लियर है। चलिए इसी में सेकंड में आते हैं। सेकंड में जो एफ है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। एटलीस्ट का मतलब होता क्या है? कम से कम एक गर्ल होना चाहिए या दोनों गर्ल होगा। यानी इसको छोड़ करके ये तीनों आ जाएगा उसमें, यानी बीजी एक होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। अब अगर इसका इंटरसेक्शन हमको लिखना होगा तो ई और एफ का इंटरसेक्शन कौन है? जी और जी है। तो हमसे अगर इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो एफ कितना है भैया? तो 3 है। इंटरसेक्शन कितना है? तो 1 है। तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी MCQs एंड 400 डिफिकल्ट MCQs। अब इसके बाद देखिए, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, सैम्पल स्पेस में तो सब आ जाएगा। अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो सब आ जाएगा। 300 इजी है ना, ऐसे कर देते हैं। इजी ट्रू फॉल्स, तो 300 हो गया इजी ट्रू फॉल्स। और इजी में ही MCQ कितना है भाई? तो 500 है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स हो गया, ये MCQs हो गया। इजी टोटल 800 हो गया। अब आते हैं डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट में ट्रू फॉल्स कितना है? तो डिफ़िकल्ट में ट्रू फॉल्स है 200। और MCQs कितना है? MCQ कितना है इसमें? डिफ़िकल्ट में 400। ये हमारा सैम्पल स्पेस है। ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझना कैसे है, सोल्व कैसे करना है। क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या कह रहा है। इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, एक क्वेश्चन हमको लेना है क्वेश्चन बैंक में से। कह रहे हैं एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है क्वेश्चन बैंक में से एट रैंडम। ठीक है। तो किसका प्रोबेबिलिटी किसका पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। तो ईजी तो ये है हमारा, है ना। तो ये इवेंट ई जो हो गया वो हो गया 300 और 500, जो ईजी के कैटेगरी में आया। तो 300 है ट्रू फॉल्स और 500 है MCQs। ठीक है। ई यानी प्रोबेबिलिटी पूछा किसका? ई का। कब भाई? कब? गिवन डैट इट इज़ MCQ। तो गिवन डैट में F को मान लीजिए, एक इवेंट, ये लेट इवेंट ई माने और F माने। तो गिवन इट इज MCQ, तो MCQ ये दोनों हो गया 500 और 400। तो 500 MCQ और ये भी MCQ है। तो ये हो गया इजी। ये तो पता ही है कि MCQ है बट इजी है, और ये डिफ़िकल्ट है। बात समझ में आया? इस तरीके से हम लिख लिए। हमसे पूछ रहा है ई इंटरसेक्शन F, तो नीचे लिखे F, ओहो हो नॉट इंटरसेक्शन, ई अकर्ड F, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन। अब बताइए F में कितना है टोटल? 2 ऐड करना है। क्वेश्चन बैंक है ना, ये 500 इजी क्वेश्चन बैंक है, 400 इजी क्वेश्चन बैंक है। तो टोटल क्वेश्चन बैंक हो गया 900, यानी 900 क्वेश्चन हो गया ये दोनों मिला करके। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया? ई इंटरसेक्शन F। अब दोनों में कॉमन क्या है? अब ये तो पता है हमको कि 500 इजी MCQ है, ये इजी MCQ है, ये डिफ़िकल्ट MCQ है। अब आप बताइए कि ये MCQ यहाँ भी है क्वेश्चन और यहाँ भी MCQ है, यानी 500 जो है वो दोनों के लिए कॉमन है।
क्लियर है। 500 MCQ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन हो गया, यानी यहाँ लिखेंगे 500। ठीक है। MCQ कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर MCQ है और यहाँ पर भी MCQ है, बट पूछ किसका रहा है, ईजी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ईजी। तो ईजी आप ईजी यहाँ कॉमन, क्योंकि ये दोनों ईजी के लिए है, ये ईजी ट्रू फॉल्स, ईजी MCQ, ये ईजी MCQ, ये डिफ़िकल्ट MCQ। तो ईजी MCQ दोनों में है ना, तो वो 500 हो गया, यानी 500 ईजी MCQ दोनों में कॉमन है। तो 500/900 हो जाएगा 5/9, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्या हुआ? हाँ, हो गया। ये मेरा बेटा है, अबीर लगाने आया है, होली का पर्व है। ये देखो, इसे मूछ बना दे, इसे मूछ बना दे, इसे ये देखो, इसे मूछ बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे इसको। कह रहा है गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट बोल रहा है। गिवन में क्या दिया हुआ है भाई, तो जो 2 नंबर है डाइस पर जो दिख रहा है वो डिफरेंट होना चाहिए, ये गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 बोल रहा है। अब देखिए, लेट ई बी द इवेंट of getting 2 numbers on throwing 2 dice are different। तो ई के लिए लिखेंगे क्या, 2 नंबर है, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। अब बताइए कि टोटल होता है 36, 2 डाइस को जब हम फेंकते हैं तो नंबर होता है 36, जिसमें 6 जो होता है वो डबलेट होता है। डबलेट का मतलब सेम है ना, डबलेट मतलब सेम। बाकी 30 क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी यहाँ पर चूँकि दोनों डिफरेंट होगा तो ये टोटल होगा 30। ठीक है, हमको डिफरेंट वाला लिखना है। एफ बी द इवेंट, एक अगला जिसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसका तो अभी नहीं लिखे हैं। एफ बी द इवेंट गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 बोल रहा है, यानी जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो 1 3 होगा, 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा, 2 2 भी लेना है। फिर अब मेरे ख्याल से नहीं आएगा, इतना ही होगा, 1 3 3 1 2 2। अब 4 से स्टार्ट होता है तो 4 1 ही हो जाता है आपका, ज़्यादा 4 से ज़्यादा हो जाता है, यही हो गया। अब अगर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कौन है, यही दोनों ने डिफरेंट है, डबलेट तो लेना नहीं है, यानी जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 और 1 3 और 3 1। लाइट चला गया था। चलिए, तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछ रहा है गिवन में ये है ना, ये गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा, माने एफ अकड़ ई हो जाएगा। तो नीचे आएगा ई और ऊपर आएगा इंटरसेक्शन। ई में कितना है 30, इंटरसेक्शन कितना है 2,
तो हो जाएगा 1/15। 1/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को हमको फेंकना है। इफ़ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर डाई को फेंके, मान लीजिए आप डाई को फेंकें, जरा ध्यान दीजिएगा। सैंपल स्पेस क्या बनेगा जरा ध्यान देंगे, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से पूछ रहा है, तो उसके पहले जो भी है वो सैंपल स्पेस है। अब ज़रा देखिएगा, हम जब डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या मिलता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये मिलता है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन है? ये है और ये है, ये दोनों है मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। थ्रो द डाई अगेन, जैसे ही 3 आया तो हमको डाई फेंकना है, और 6 भी आएगा तो डाई ही फेंकना है। यानी यहाँ से मिलेगा क्या? 3 1 से लेकर के 3 6 तक एक हमारा पेयर बनेगा। उसी तरह 6 1 से लेकर के 6 6 तक एक पेयर बनेगा। क्लियर है? क्योंकि जब 3 आएगा तो दोबारा डाई फेंकना है, तो डाई फेंकेंगे तो 3 1 3 2 3 3 के साथ पेयर बनेगा अप टू 6 तक जो पॉसिबल पेयर्स होगा डाई के साथ। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आ गया, कॉइन टॉस करना है। इसका मतलब है कि 1 के केस में भी कॉइन है, मतलब हेड टेल आएगा, 2 में भी हेड टेल आएगा, 4 में भी हेड टेल आएगा, और 5 में भी हेड टेल आएगा। क्योंकि 1 2 4 5 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो कॉइन फेंकना है। तो आपका सैंपल स्पेस बन क्या रहा है? 1 हेड और 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, और जब 3 आया तो बना 3 6 तक, क्योंकि डाई फेंकना है। फिर आया 4 तो हेड और टेल, फिर 5 आया तो हेड और टेल, फिर आया 6 तो 6 1 से लेकर के 6 6, ये हमारा सैंपल स्पेस आया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फिर कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो मान लीजिए कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग भाई? द कॉइन शोज अ टेल, द कॉइन शोज अ टेल। अब बताइए कि ई यहाँ पर है, तो टेल कहाँ कहाँ पर आएगा? टेल यहाँ है, टेल यहाँ है, टेल यहाँ है, यहाँ है। तो क्या क्या लिखें? 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल और 5 टेल। ठीक है। एफ क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमसे पूछ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। एफ में आते हैं अब। द गिवन डेट एट लीस्ट 1 डाई सोज 3, 1 डाई सोज 3, तो ये हो गया, यानी 3 1 3 2 से लेकर के 3, और तो कहीं 3 नहीं है, तो ये हो गया। ये है हमारा गिवन। तो अब हमको गिवन जो दिया है उसको लिखते हैं ऊपर। ठीक है, हाँ, ओह, जो गिवन दिया है उसको लिखते हैं नीचे। एफ गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ
यहाँ हो जाएगा F। तो F मतलब क्या, कितना दिया है, टोटल 6। अच्छा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन तो कुछ नहीं है, 3 तो इसमें है नहीं, क्योंकि 3 आने पर हमको डाइस फेंकना है, क्योंकि ये तो हेड टेल का प्रोली है, ये तो सिर्फ टेल के लिए है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन नहीं मिला तो आ गया 0, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम्पलर का सवाल है। कह रहा 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री आर रेड कलर। देखिए क्वेश्चन आता है ना, तो उसको डील कैसे करते हैं इसको ज़रा समझने का प्रयास करिए। 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री आर रेड कलर। देखिए एक बात किया रेड कलर का, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा कीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है ना कि वहाँ से कंडीशन निकल करके आता है कि क्या क्या चीज़ें एज ए इवेंट के तौर पर हमको लेना है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ़ इट इज़ रेड। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इसका डिफेक्टिव का, तो 2 बातें निकल करके आया, एक आया डिफेक्टिव, एक आया रेड कलर। ठीक है, तो 2 इवेंट आएगा, इसको इवेंट ए मान लिए और इसको इवेंट बी मान लिए, है ना, एक रेड कलर का इवेंट और एक डिफेक्टिव का। डिफेक्टिव में भी रेड, ठीक है ना, वो कलर रेड है बट वो डिफेक्टिव है। यानी एक फैक्ट्री जो है 10% बल्ब प्रोड्यूस करता है और उस 10% जो बल्ब प्रोड्यूस किया उसमें कलर क्या है, रेड कलर। 2% जो है वो रेड है और डिफेक्टिव है। ठीक है, रेड डिफेक्टिव दोनों है। देखिए इफ़ इट इज़ रेड का मतलब क्या होता है, गिवन। प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, तो डिफेक्टिव का, यानी डिफेक्टिव ये है हमारे पास। यानी प्रोबेबिलिटी किसका पूछा, ए का। कब भाई, जब वो रेड है, रेड माने गिवन, तो गिवन में बी ले लिए। यानी प्रोबेबिलिटी जो बी का है कि हर 100 में से 10 बल्ब क्या है हमारा, रेड कलर है। और ए जो हमारे पास है ये ए नहीं हो गया, ए इंटरसेक्शन दिया हुआ है। समझिएगा इंटरसेक्शन कैसे दिया हुआ है, यहाँ लिख रहा है 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, रेड एंड डिफेक्टिव, रेड एंड डिफेक्टिव, मतलब दोनों चीज़ इसमें आ गए। एंड मतलब इंटरसेक्शन, रेड भी है और डिफेक्टिव भी है। यानी हमसे पूछा डिफेक्टिव का कब, जब वो बल्ब क्या है, रेड, तो 2% है। ठीक है, यानी ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा बी, यानी इंटरसेक्शन है 2/100 और ये है 10/100, यानी 2/10, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समझिए ये यहाँ पर कि इफ़ इट इज़ रेड का मतलब गिवन डैट ये रेड है, गिवन डैट, ये गिवन की श्रेणी में आएगा, इसलिए ये नीचे रेड वाला नीचे चला गया, क्योंकि रेड कलर किसको माने हैं, रेड कलर इसको माने हैं जो बल्ब हमारा रेड कलर का है। ये वो बल्ब है जो डिफेक्टिव भी है और रेड भी है। ठीक है ना, तो यानी इंटरसेक्शन हो गया, रेड एंड डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/100। ऐसे क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, चलिए देखेंगे इधर, ये सवाल भी एग्जाम्पलर का ही है। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स ए एंड बी, यानी एटलीस्ट वन ऑफ द, या तो ये या तो बी, यानी और की बात हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स, कोई भी एक, ए और बी हो गया ना। ए और बी का मतलब क्या होता है कि गिवन में एटलीस्ट पी एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, ये ए यूनियन बी की बात कर रहा है। ठीक है,
एटलीस्ट कम से कम ए और बी में से कोई भी एक अकर होने की प्रोबेबिलिटी, माने ए यूनियन बी की बात कर रहा है, वो सीधा सीधा शब्दों से खेल रहा है, ठीक है ना। इफ़ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक साथ का मतलब क्या होता है, इफ़ ए एंड बी अकर्स साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ, दोनों एक साथ का मतलब क्या हो गया, एक ही जगह पर है, एक साथ अकरेंस हो रहा है, मतलब वहाँ बात इंटरसेक्शन की हो रहा है, जो दिया है 0.3, है ना, कॉमन पॉइंट, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, P ऑफ ए P ऑफ बी। अच्छा ये बताइए, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन इंटरसेक्शन को मिलाता कौन है। अगर ए यूनियन बी का फार्मूला लिखें तो P ऑफ ए P ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखिए ये दोनों एक एक्स्ट्रा क्या है, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी। अब आप बताइए कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ ए प्लस, और इसको लिखते हैं 1 माइनस P ऑफ बी, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर नॉट इवेंट दोनों मिलके क्या देता है 1। ये होने की प्रोबेबिलिटी, ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मिलकर के 1, ठीक है ना। ये बना क्या, 1 + 1 हो गया 2 माइनस P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों का सम जो है, अगर ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं 2 माइनस, अब यूनियन दिया है 0.6 और ये दिया है 0.3, जो कि बन जाएगा 0.9, ये फाइनल आंसर देगा 1.1। क्लियर है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने पूरा प्रयास किया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर का हमने सवाल बनाया है, ठीक है। कल जो हम सवाल जो बनाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी पर, वो उसमें बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट से मिक्स सवाल हम बनाएंगे। तो कल हम बना देंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी सवाल होगा, तो प्रयास करेंगे कि कल पूरा का पूरा कंप्लीट ही कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।